Hey dear students, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. स्टूडेंट्स, जो मेरा आज का लेक्चर है वो बीएससी फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम का फर्स्ट पेपर क्वांटम एंड लेज़र फिज़िक्स। तो आज के इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स और फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जो क्वांटम फिज़िक्स है ये एक दुनिया ही अलग है। क्वांटम फिज़िक्स जो है ये कब स्टार्ट हुई और इससे पहले हम क्या पढ़ते थे? इससे पहले हमने पढ़ी है क्लासिकल फिज़िक्स। ठीक है, तो अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स की बात करें तो क्लासिकल फिज़िक्स को आगे 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस आप पढ़ चुके हो। क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड सेम में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो तीनों ब्रांचेस थी, इन तीनों ब्रांचेस के जो मतलब लाज थे, उन लाज ने सक्सेसफुली और एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जो जो फिनोमिना इनके अंदर होते थे। ठीक है, अब जो ये हमारे पास तीनों ब्रांचेस थी, ये हर जगह इनके जो लाज थे इन तीनों ब्रांचेस के हर जगह एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं थे? एक तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं थे जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपैरेबल टू velocity of light। ठीक है, और सेकंड कहाँ ये तीनों ब्रांचेस के लॉज एप्लीकेबल नहीं थे? एट मैक्रोस्कोपिक लेवल्स पर, मैक्रोस्कोपिक स्केल बोल दो। ठीक है, मतलब एज सच हम इनके लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते थे टू एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उनको एज सच हम अप्लाई नहीं कर सकते जो लॉज हमने क्लासिकल के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल उसको ले सकें। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ तो उसका अगर हम ऐसे लेंगे 10% है, 20% है, 40% है, तो जहाँ हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करें, मींस जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो? लार्ज हो, तो वहाँ पर इन ब्रांचेस के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किससे किया गया था? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी आप कर चुके हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। और दूसरा क्या बोला था कि माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर हम इन ब्रांचेस के लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें क्या आता है कि एज सच हम एटम्स और जैसे या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वहाँ पर हम एज सच इनके लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किससे किया गया? बाय क्वांटम मैकेनिक्स। इसको सॉल्व किया गया बाय क्वांटम। ठीक है, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई भी, जैसे कार है। ठीक है, दूसरा क्या इसके अंदर फिनोमिना हम ले सकते हैं कि जैसे कोई एप्पल है वो गिर रहा है नीचे पेड़ से, ये भी हमें पता है कि ये डेली लाइफ में हो रहा है। उसके बाद क्या है? लाइटनिंग है, जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है,
रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो जो ये फिनोमिनाज हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन फिनोमिनाज को तो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमें न्यूटन्स लॉ पढ़े, वो न्यूटन्स लॉ जो हैं वो न्यूटन्स लॉ इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं, मतलब जितनी भी जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर, उन सब फिनोमिनास को हम इन ब्रांचेस से एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम इनको डायरेक्टली नहीं देख सकते एट माइक्रोस्कोपिक स्केल, ठीक है, वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, अब आता है कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, इसका इंट्रोडक्शन या इसके क्वांटम मैकेनिक्स का के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका था। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वो किनका है, मैक्स प्लैंक का। मैक्स प्लैंक ने 1901 के अंदर प्रपोज्ड किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को, और उन्होंने एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, E=H², और इनके अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशंस को इमिट करती है, और जो एनर्जी है उसकी किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में। तो यहाँ पर एक वर्ड आपने सुना डिस्क्रीट, और एक और वर्ड हम क्लासिकल के अंदर जो सुनते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूस। तो क्या डिफरेंस होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में? देखो, हम अगर एलपीजी गैस का एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, एलपीजी गैस जो है उसकी सप्लाई दो तरह से हो सकती है। एक तो हमें पता है सिलेंडर्स की फॉर्म में जो घरों में आती है, दूसरा पाइपलाइन के थ्रू। जो मॉडर्न कॉलोनीज बन रही हैं वहाँ जो गैस की सप्लाई है वो किससे होती है, थ्रू द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन क्या है, आपके स्टोव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आपको ज़रूरत हुई आपने स्टोव को ऑन किया और आपको सप्लाई मिल गई। ठीक है, तो जो पाइपलाइन है, मैंने क्या कहा, ये कंटिन्यूस सप्लाई है। ठीक है, आप जब भी ऑन करोगे आपको सप्लाई मिल जाएगी। ये पाइपलाइन कंटिन्यूस है। सिलेंडर हमें क्या है, हमें क्या मिलता है कि एक निश्चित मात्रा में कोई वो मिलती है, गैस मिलती है कि सिलेंडर में इतनी ही आएगी। ठीक है, वो सिलेंडर हमारा 1 महीने चले, 2 महीने चले, जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा से फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो सिलेंडर्स के में जो एलपीजी की सप्लाई होती है उसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्रीट। ये मतलब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने 1901 के अंदर क्वांटम जो मैकेनिक्स है इसका आइडिया दिया। ठीक है, और इनको इसके लिए 1918 में नोबेल प्राइज़ भी मिला इस काम के लिए। ठीक है, उसके बाद 1901 के बाद 1905 के अंदर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बाद तो फिर जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, और कॉम्पटन इफेक्ट के बाद आगे श्रोडिंगर इक्वेशन थी। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब ये बहुत से आगे तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स इस तरह से आगे आगे बढ़ती गई। वो सब हम इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये तो था कि इंट्रोडक्शन क्वांटम मैकेनिक्स का कि कहाँ इंट्रोड्यूस हुई। अब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या ऐसी लिमिटेशंस थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट क्या लेके चल रहे हैं, फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लेके चल रहे हैं अब हम, जिसके अंदर फर्स्ट हम लेकर चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हमें ये पता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने क्या कहा था कि उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एटम है, और एटम के अंदर एक हैवी, स्मॉल
रीजन है जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, अब जब भी कोई, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो क्लासिकली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये एनर्जी रेडिएट करता हुआ इस तरह से एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये किस में गिर जाएगा, इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी, एटम क्या है, स्टेबल है। तो हमें जो एटम की स्टेबिलिटी है हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्लासिकली स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न यही हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कर लो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसा एक्सपेक्ट किया गया था, कंटिन्यूस। कैसा, कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको कंटिन्यूस ना लेकर कैसा होगा, वो डिस्क्रीट होगा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, ये आगे आप 6 सेम में एक पेपर पढ़ोगे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो उसके अंदर डिटेल से आएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है हाइड्रोजन का। यहाँ बस इतना ही कि जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम लाइन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन किसने किया था, क्वांटम ने। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, द इनॉर्मस रेंज ऑफ conductivity of metals compared to insulators could not be explained. जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की, ठीक है, अगर हम उसको कंपेयर करें इंसुलेटर से तो इन दोनों की कंडक्टिविटी की जो रेंज है इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जिसको क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ठीक है, जो रेंज है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की उसको वो बहुत लार्ज है, उसको भी क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम आयरन और कॉपर का एग्जांपल ले लें, ठीक है, कॉपर की बहुत कम होती है और आयरन की बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वेरिएशन क्यों है, दोनों सेम उससे बने हुए हैं। न्यूक्लियस हमारे पास, अगर हम एटम की बात करें तो प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स तो दोनों में ही हैं, आयरन में भी हैं और कॉपर में भी हैं। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आयरन की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, और कॉपर की कम क्यों है। क्लासिकल थ्योरी ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद क्या है, क्लासिकल थ्योरी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जो एमिशन है अल्फा पार्टिकल्स का फ्रॉम अ न्यूक्लियस, ठीक है, वो इसने ये कहा कि क्लासिकली अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, क्लासिकल के अकॉर्डिंग इतनी एनर्जी होनी चाहिए अल्फा पार्टिकल के पास। अगर अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है
तभी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। और हमें पता है अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल के, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है। और फिर भी ये भी पता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होते हैं न्यूक्लियस में से। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्लासिकली तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है? इसका एग्जाम्पल ले लो। मान लो ये रूम है, इस रूम में दो क्या हैं, दरवाजे हैं। मैंने दोनों दरवाजों को बंद कर दिया कि आपने बाहर जाना है और इन दोनों दरवाजों को ओपन किए बिना। ठीक है, तो क्लासिकली तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे। ठीक है, वो आगे इसी चैप्टर में आएगा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक हीट वेरिएशन विद टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक हीट है उसका वेरिएशन विद टेम्परेचर, उसको क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर, कि जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड की, उसका हाई टेम्परेचर पर अलग वेरिएशन होता है, मीडियम जो टेम्परेचर होता है उस पर अलग, और लो टेम्परेचर पर अलग होता है। तो क्लासिकली हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। इनको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्लासिकल ने नहीं किया था। इन तीनों टॉपिक्स के अंदर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, जो रमन इफेक्ट है ये हम आगे 6th सेम में स्टडी करेंगे कि रमन इफेक्ट क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कैसे फेल हुई, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसका बर्थ कैसे हुआ, कैसे आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर साइंटिस्ट ने अपना जो है योगदान दिया। जैसे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, आगे रमन इफेक्ट, इन सब को जो एक्सप्लेन किया गया वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।